चिराग पासवान के लिए सम्मानजनक सीटें कितनी हैं? 30 पर मानेंगे, 36 पर मानेंगे, 42 पर मानेंगे? 5 वाले को 3, 3 को 2, 2 को 1 करके पार्टी में सम्मिलित करवा लिया जाता है। जितनी मेरी अपेक्षा है वैसा नहीं हो रहा। कि सीटों की संख्या जो हो, जो 2025 में एनडीए की सरकार बनी थी, उसमें एलजेपी-आर का एक विधायक भी बिहार का डिप्टी सीएम होगा। चिराग पासवान कहता है कि मैं 243 सीटों पे चुनाव लड़ूंगा, गठबंधन से अलग होकर मैं इन बयानों को मैं दे रहा हूँ। ये बात सही है कि मैं बिहार आना चाहता हूँ कि दिल्ली बम्बई इतना चमचमा रहा है तो बिहार क्यों नहीं। मैं लोकसभा की ही तर्ज पे मैं उन सीटों को लेना चाहूंगा जो मुझे 100% स्ट्राइक रेट दे। नहीं, आपने कहा क्वांटिटी नहीं क्वालिटी सीटें चाहिए, और आपके दिमाग में एक सीटों की संख्या है, वो 25 से 30 है, 30 से 35 है, 35 से 40 है। कहाँ है एबीसी? या 40 से 50 है, या 50 से 60 है, या 60 से 75 है। लेकिन आप दूंगा जो बाद में गठबंधन मुझ पर सवाल उठाए कि ये बातें हम लोग को भीतर पहले करनी चाहिए। बिहार के प्रत्येक जिले में एलजेपीआर का एक उम्मीदवार कम से कम होगा। प्रत्येक जिले में तो अपने आप संख्या आ जाएगी उससे। क्या बात आपने 2020 में आपको नीतीश कुमार स्वीकार नहीं थे, वह चिराग पासवान को स्वीकार कैसे हो रहे? भाजपा का दबाव है। तेजस्वी यादव कहते हैं, प्रशांत किशोर कहते हैं नीतीश कुमार अच्छे हैं, उन्हें अपने मंत्रियों के नाम तक याद नहीं है। जब आप मिले तो आपका नाम उन्हें याद था? मैं ईमानदारी से मैं स्वीकार करूंगा। और जिस तरीके की तैयारी चल रही है एलजेपी-आर की, तीसरे डिप्टी सीएम की चर्चा भी शुरू हो गई है। जिन लोगों ने आपकी पार्टी को तोड़ा था, जिन लोगों ने आपके घर को तोड़ा था, उन्हें चिराग पासवान ने माफ कर दिया। मैं जिस एमवाई समीकरण को लेकर आगे बढ़ रहा हूँ वही एमवाई समीकरण चुनाव लड़ेगा। प्रशांत किशोर बहुत ही तारीफ करते हैं, कहते हैं कि विजन है, कुछ करने का जुनून है, और बिहार को लेकर एक रोड मैप है कि आगे चलकर पॉलिटिकल पार्टनर्स भी हो सकते हैं। लालू जी के परिवार के साथ ही मेरे इतने खूबसूरत संबंध है। मैंने दोनों को अपना छोटा भाई माना। मीसा दी आज भी मेरे लिए मेरी बड़ी बहन की तरह है। राबड़ी जी मेरी माँ है। सांभवी चौधरी के लिए टिकट खरीदा, तो टिकट खरीदा यदि सांभवी चौधरी के लिए अशोक चौधरी ने, तो टिकट बेचा किसने? चुनाव के वक्त इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगते रहे। जी अच्छा, चलिए देखिए, आप समय समय पर सब कुछ एनडीए में रहकर बिहार सरकार की आलोचना भी कर देते हैं। पिछले दिनों लॉ एंड ऑर्डर पर आपने आईना दिखाया था, और इसके बाद जेडीयू वाले भी असहज हो गए थे, बीजेपी वाले भी कह रहे थे कि चिराग पासवान को थोड़ा कम करना चाहिए। रामविलास पासवान कभी सिद्धांतों से समझौता उन्होंने नहीं किया, और सिद्धांतों से समझौता करने की बारी आई तो उन्होंने केंद्र का मंत्री पद छोड़ दिया। बिल्कुल। चिराग पासवान कभी इसके लिए भी तैयार हो सकते हैं, पिता के रास्ते पर चलते हुए। तो जब मैं उस वक्त ये फैसला ले सकता हूँ तो भविष्य में भी। तेजस्वी यादव दोस्त या प्रतिद्वंदी? प्रशांत किशोर की जनसुराज खतरा या अवसर? बिहार में अगला डिप्टी सीएम आपका होगा पक्का या कंटिन्यू? चलिए अंतिम सवाल, शादी कब करेंगे? अरे प्रभु। जी नमस्ते चिराग जी। नमस्कार। बहुत दिनों के बाद आज और हम दोनों कैमरे के सामने हैं। वैसे तो हम लोग मिलते ही रहते हैं। बिल्कुल। और बिहार का चुनाव सामने है, और आपकी जो जिद है ना, वह एनडीए को भारी पड़ रही है। एनडीए के जो दूसरे घटक दल हैं, या यूं कहें कि भाजपा और जेडीयू वाले समझ ही नहीं पा रहे हैं कि चिराग पासवान चाहते क्या हैं। चिराग पासवान के लिए सम्मानजनक सीटें कितनी हैं, तो यह खुलासा और बिहार की जनता को भी जानने का हक है। आपके कार्यकर्ताओं में भी बेचैनी है, आखिर कितनी सीटों पर चिराग पासवान लड़ने जा रहे हैं, सम्मानजनक सीटों की संख्या होती कितनी है, क्योंकि सीट शेयरिंग होनी है। और यदि हम 2014 की बात करें, 7 सीटों पर एलजेपी लड़ी थी, तब रामविलास पासवान जी थे, तो 42 सीटें बनती हैं। 2019 की बात करें तो 6 लोकसभा सीटों पर एलजेपी ने चुनाव लड़ा, तो 36 सीटें होती हैं, और 2024 में 5 सीटों पर तो 30 विधानसभा क्षेत्र की सीटें। तो आप 30 पर मानेंगे, 36 पर मानेंगे, 42 पर मानेंगे, या कुछ और मन में क्या है? आपने कहा कि मेरी जिद ने पूरे गठबंधन को परेशान करके रखा। मैं ये जिद जानना चाहता हूँ। और इसीलिए जब हम लोग कहते हैं ना कि विपक्ष बहुत खूबसूरती से एक फॉल्स नैरेटिव सेट करता है और कर देता है, यही वो उदाहरण है। अभी तक आप यकीन नहीं मानिएगा, पर अधिकृत तौर पर गठबंधन के भीतर
सीटों की चर्चा शुरू भी नहीं हुई है, नहीं शुरू हुई है। बिल्कुल नहीं हुई अच्छा। है। और उसके बावजूद जब मैं सूत्रों के हवाले से सुनता हूं कि मुझे 20 सीटें दी जा रही हैं, 22 सीटें दी जा रही हैं, तो मैं 20 में खुश हूं, मैं 22 में नाराज हूं, मैं 40 में खुश होऊंगा, मैं 50 में नाराज। मेरी खुद की भी समझ में नहीं आता कि ये चर्चाएं शुरू कहां से होती। जी। मैं जरूर मानता हूं कि आज तक मुझे कभी, सिर्फ 2020 अगर छोड़ दें और वो परिस्थितियां अलग थी, मुझे एनडीए में कभी ये मौका नहीं मिला कि मैं किसी बात को लेकर असंतोष जाहिर करूं या सम्मानजनक समझौता ना हुआ। जी। 2014 में हम लोग का 7 सीटों पे आराम से गठबंधन हुआ। 2015 में हम लोगों का 42 सीटों पर आराम से हम लोग का गठबंधन हुआ। 2019 पे वापस 7 के आंकड़े को बरकरार रखा गया। 6 लोकसभा दी गई, 1 राज्यसभा जी। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के लिए दी गई। 20 में नहीं हुआ, बट 24 में फिर जी। और 24 में तो हद हो गई कि गठबंधन धर्म की राजनीति में आज तक कभी हम लोगों ने नहीं देखा कि किसी एक सांसद वाली पार्टी को 5 सीटें दे दी जाए। बिल्कुल। 5 वाले को 3, 3 को 2, 2 को 1 करके पार्टी में सम्मिलित करवा लिया जाता है, बट एक सांसद वाली पार्टी को 5 सीटें। और मैं भी उनके विश्वास पे खरा उतरा, 5 की 5 सीटें जीतकर मैंने उनकी झोली में दी। तो आज तक गठबंधन में कभी मुझे महसूस नहीं हुआ कि सम्मानजनक समझौता नहीं हो रहा या जितनी मेरी अपेक्षा है वैसा नहीं हो रहा। फिलहाल अभी ये चर्चाएं होनी बाकी हैं जी। तो इसीलिए ये कहना कि मैं खुश हूं, मैं ना खुश हूं, ये सिर्फ गॉसिप गलियारों में ये सारी चर्चाएं चलती हैं। अदरवाइज गठबंधन के भीतर किसी तरीके का कोई असंतोष फिलहाल नहीं है। नहीं, आपने कहा कि असंतोष नहीं है, लेकिन आप पल्स रेट बढ़ा देते हैं ना, 243 की बातें कर देते हैं। आप कह देते हैं मुझे बिहार बुला रहा है, मैं सामान्य विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूं। फिर यह बातें शुरू हो जाती है कि सीटों की संख्या जो हो, जो 2025 में एनडीए की सरकार बनेगी, उसमें एलजेपी-आर का एक विधायक भी बिहार का डिप्टी सीएम होगा। तो आप जो है यह ब्लड प्रेशर बढ़ाते रहते हैं और इस कारण लोगों की बेचैनी बढ़ी रहती है। और अब तो गठबंधन के भीतर गठबंधन, यह बात भी चल पड़ी है कि बीजेपी और जेडीयू दोनों बड़े हैं और यह मानकर चल रहे हैं कि हम 205 के इर्द गिर्द लड़ेंगे। तो बाकी बचती हैं 38 सीटें और 38 सीटों में चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की किस्मत का फैसला होना है। तीनों अपने को कमतर मानने को तैयार नहीं है। तो कहा जा रहा है कि गठबंधन के भीतर गठबंधन, पहले उनसे तो ले लो, फिर आपस में देखेंगे क्या है। जब चिराग पासवान कहता है कि मैं 243 सीटों पे चुनाव लड़ूंगा, तो बहुत सहजता से इस बात को स्वीकार्य कर दिया जाता है कि मैं गठबंधन से अलग होकर एक अपनी प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत मैं इन बयानों को मैं दे रहा हूं। बट यही बात जब मेरा छोटा भाई बोलता है, जब तेजस्वी नेता प्रतिपक्ष बोलते हैं कि हम 243 सीटों पर लड़ेंगे, तो वो गठबंधन के विरोध नहीं माना जाता है। उसमें गठबंधन में दरारें नहीं आती हैं, सिर्फ हमारे कहने से ये दरारें उत्पन्न होती हैं। ये बात सही है कि मैं बिहार आना चाहता हूँ। 11-12 साल हो गए मुझे केंद्र की राजनीति में, तीसरी बार का सांसद हूँ। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ मैं राजनीति में मैं आया था। बिहार को विकसित राज्य बनाने की सोच के साथ दिल्ली में पला बढ़ा हूँ, बम्बई में मैंने काम किया। ऐसे में दिल्ली में रहकर मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को धरातल पर उतार सकूँ, ये नहीं हो पाएगा। ये सोच आज भी कायम है। ये फैसला आज भी अभी लेना है कि क्या मैं बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा तो मैं ज़रूर, मैं चाहता हूँ जिस जात पात धर्म मजहब की राजनीति को तोड़ने की सोच के साथ मैं राजनीति में आया हूं और जिन पढ़े लिखे युवाओं को मैं राजनीति में लाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि उनके सामने मैं उदाहरण रख सकूं एक सामान्य सीट से चुनाव लड़कर। तो ये तमाम बातें आज भी वैसी की वैसी ही हैं। जैसे ही सीटों पर चर्चा फाइनलाइज होगी, इन तमाम चीजों पर भी एक क्लैरिटी हम लोग की आ जाएगी। बट इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं कि गठबंधन मेरी प्राथमिकता है। मेरा प्रयास है कि एक सीमेंटिंग फोर्स के तौर पर मैं गठबंधन के भीतर मैं काम करूं और मैं मानता हूं कि गठबंधन भी वो अहमियत सबको देता है। हर वो दल जिसकी जितनी क्षमता होगी, जिसका जितना सामर्थ्य होगा, उसके आधार पर उनको सीटें दी जाएंगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। नहीं, आपने कहा जिसकी जितनी क्षमता होगी और जितना सामर्थ्य होगा। आपने अपना तो आकलन किया होगा ना, सेल्फ ऑडिट किया होगा ना। बिल्कुल। तो आपने जब अपना आकलन किया तो कितनी सीटों की क्षमता आपने खुद मापी कि नहीं, एलजेपी-आर को इतनी सीटें तो मिलनी चाहिए जिससे हमारे कार्यकर्ता भी खुश हो, हमारी पार्टी भी बढ़े और जो रामविलास पासवान का सपना था और जो आपका सपना है कि बिहार आना है, अब दिल्ली से नहीं बिहार में रहकर बिहार की राजनीति करनी। क्योंकि प्रशांत किशोर जो कहते हैं कि चिराग पासवान मेरे अच्छे मित्र हैं, वह एक बात कहते हैं
कि चिराग पासवान बिहार से दिल्ली की राजनीति करते हैं, बिहार की राजनीति नहीं करते हैं, बिहार में राजनीति नहीं करते हैं। तो आपने सेल्फ ऑडिट किया है? मैंने बिल्कुल सेल्फ ऑडिट किया जी। और ये ऑडिट की क्लैरिटी मेरे जहन में तो है ही है, जी। मेरी पार्टी में भी इस बात को लेकर क्लैरिटी है। बट यहीं पे मैं गठबंधन धर्म की मर्यादा को तोड़ूंगा कि इस ऑडिट को एनालाइज पहले गठबंधन के भीतर किया जाएगा, उसके बाद इसको सार्वजनिक किया जाएगा। जी। मैं कोई भी ऐसी संख्या, ऐसा नहीं कि मेरे जहन में संख्या नहीं है, मुझे 100% पता है कि कम से कम मुझे इतनी सीटें लड़नी है। और मुझे ये भी पता है कि अनलाइक मेनी अदर टाइम्स लोकसभा की तरह ही इस बार मेरे लिए मोर देन द नंबर ऑफ सीट्स द क्वालिटी ऑफ सीट्स विल मैटर। अच्छा। मैं लोकसभा की ही तर्ज पे मैं उन सीटों को लेना चाहूंगा जो मुझे 100% स्ट्राइक रेट दें। जी। लोकसभा में मेरा 100% रहा, मैं विधानसभा में भी 100% मैं रखना चाहूंगा। जी। मेरे लिए 2 सीटें कम ज्यादा मायने नहीं रखेंगी, बट मेरे लिए वो सीटें मायने रखेंगी जो मैं 100% जीतकर गठबंधन को मैं दे सकूं। और मुझे लगता है इसी आधार पर सीटों का बंटवारा होना भी चाहिए। नहीं, आपने कहा क्वांटिटी नहीं क्वालिटी सीटें चाहिए, और आपके दिमाग में एक सीटों की संख्या है, वो 25 से 30 है, 30 से 35 है, 35 से 40 है। कहाँ है? ABC या 40 से 50 है, या 50 से 60 है, या 60 से 75 है। लेकिन आप तो ये आप भी जानते हैं कि भाई संख्या कितनी है, 243 है, उसे बहुत ज्यादा खींच नहीं सकते हैं। बिल्कुल। तो ये 25 से 40 के बीच में ही मैं जानता हूं कि आपका जो अनुभव है, आप शब्दों को बहुत अच्छा खेल लेते हैं, पर मैं किसी भी ऐसे मर्यादा वाले सवाल में नहीं फंसूंगा जो बाद में गठबंधन मुझ पर सवाल उठाए कि ये बातें हम लोग को भीतर पहले करनी चाहिए। तो मैं इंतजार कर रहा हूं उस अधिकृत बैठक का जहां पे हम लोग ये चर्चा गठबंधन के भीतर कर ले, और मैं मानता हूं कि बहुत ज्यादा टकराव नहीं होगा। बिहार के प्रत्येक जिले में एलजेपीआर का एक उम्मीदवार कम से कम होगा। प्रत्येक जिले में तो अपने आप संख्या आ जाएगी उससे। क्या बात आपने देखिए, मतलब किसी जिले को छोड़ेंगे नहीं ना, क्योंकि कार्यकर्ता तो आपके सभी जिलों में है। तो आपको मिनिमम संख्या तो इसी से ही पता चल जाएगी। तो कोई जिला अछूता नहीं रहेगा। बिहार के अलग अलग संभाग में हम लोगों ने सभाएं की हैं। शाहबाद से हम लोगों ने शुरुआत की थी, नालंदा के राजगीर में हम लोगों ने किया, आरा से शुरुआत की थी, शाहबाद के इलाके में, राजगीर नालंदा हम लोगों ने किया, हम लोगों ने सारण के इलाके में, हम लोगों ने सिवान छपरा मिलाकर हम लोगों ने कार्यक्रम किया, मुंगेर में किया। एक हम लोग का संभाग अभी भी छूटा हुआ है सीमांचल का, वहां पे भी आने वाले हफ्ते में हम लोग नव संकल्प महासभा हम लोग करेंगे। तो हम लोगों ने प्रत्येक जिले को तो हम लोगों ने छुआ है ही। आप नव संकल्प महासभा कर रहे हैं, और 2020 जब हमें याद है, 2020 में आपको नीतीश कुमार स्वीकार नहीं थे। 2025 में वे ही नीतीश कुमार जो अधिक बूढ़े हो गए हैं, जिनकी शारीरिक क्षमता और मानसिक क्षमता पर सवाल उठाए जा रहे हैं, वह चिराग पासवान को स्वीकार कैसे हो रहे? क्योंकि आप बार बार कह रहे हैं मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है। 2020 में स्वीकार नहीं थे और 2025 में स्वीकार है। क्या यह भाजपा का दबाव है या चिराग पासवान का मन लगता है कि नहीं? संवादहीनता विवादों को बढ़ा देती है जी, और इस बात को हम लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता। 2020 में ये संवादहीनता थी जी, मेरे और हमारे मुख्यमंत्री जी के बीच में। गठबंधन में मुझे वो स्पेस नहीं दी जाती थी, और मैं गठबंधन को भी गलत नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि उस वक्त तक मेरे पिता, मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी इस पार्टी का नेतृत्व करते थे, और तुरंत चुनाव के दौरान ही उनका निधन हुआ। और उनके निधन के बाद ये संदेह, और मैं भी अगर किसी और दल की जगह होता तो ये संदेह मुझे भी होता कि अभी उनका निधन हुआ है, पता नहीं ये दिल्ली में पला बड़ा लड़का है, पार्टी का नेतृत्व कर पाएगा नहीं कर पाएगा, और तब तक मुझे अपनी क्षमताओं को खुद भी एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिला, तो दूसरों को मैं क्या ही मानता कि वो मुझ पे विश्वास रखें। तो उस वक्त पूरी तरीके से मुझे गठबंधन में कॉर्नर कर दिया गया था, मेरी बातों को अहमियत नहीं मिलती थी। ये कारण बना कि वो संवाद ही नहीं हो रहा था, और जब संवाद नहीं हो रहा था तो मेरे पास सार्वजनिक मंच के अलावा कोई व्यवस्था ही नहीं थी अपनी बातों को रखने की, जो मैंने रखना शुरू किया। ऐसा नहीं कि इश्यूज आज नहीं होते, कंसर्न्स आज नहीं आते, आज भी कई ऐसे विषय हैं जिसपे
हम लोग को प्रयास करके सहमति बनानी पड़ती है, जी पर वो चर्चा की व्यवस्था गठबंधन के भीतर है आज, तो इसीलिए वो सहजता है, वो कोई कठिनाई नहीं है। तो इसीलिए 2020 में जहां मुख्यमंत्री जी की नीतियों का मैंने विरोध किया, व्यक्तिगत तौर पे आप जानते हैं मैंने हमेशा उनका सम्मान किया है, उनके उम्र का, उनके रुतबे का, उनके तजुर्बे का, मुझसे बड़े हैं, विवादों के दौरान भी उनसे मुलाकातों में हमेशा मैंने पहुंच के उनका मैंने आशीर्वाद मैंने लिया था। तो ऐसे में वो सम्मान व्यक्तिगत तौर पर कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। बट उस वक्त जिन नीतियों का मैं विरोध करता था, आज वो करने का कारण नहीं मुझे मिलता है। क्यों? क्योंकि गठबंधन के भीतर हम लोग उसको सुलझा लेते हैं। और हाल फिलहाल के दिनों में एक के बाद एक जिस तरीके से बिहार सरकार ने गरीब कल्याण हेतु जो फैसले लिए हैं, भले वो पेंशन में बढ़ोतरी हो, बिजली यूनिट्स को फ्री कर देना हो, मुझे लगता है ये ऐसे ऐतिहासिक फैसले हैं जिसके बाद तो नीतियों के ऊपर मैं तो क्या विपक्ष भी शायद आज सवाल नहीं उठा सकता। तेजस्वी यादव कहते हैं, प्रशांत किशोर कहते हैं, नीतीश कुमार अचेत हैं, उन्हें अपने मंत्रियों के नाम तक याद नहीं है। जब आप मिले तो आपका नाम उन्हें याद था, रामविलास जी याद थे। आपने क्या महसूस किया? हुआ बिल्कुल मानसिक तौर पर फिट हैं और बिहार के जो लोग कह रहे हैं या बिहार के लोगों के बीच जो अवधारणा बनाई जा रही है कि वो फिट नहीं है, आपको क्या लगा? विपक्ष ना बहुत माहिर हो गया है फॉल्स नैरेटिव सेट करने में, और ये पता हम लोग को सीखने की जरूरत है। मतलब जहां पे हम लोग कमजोर पड़ रहे हैं, मैं ईमानदारी से मैं स्वीकार करूंगा। सोचिए, एक नागरिकता देने वाले कानून को नागरिकता छीनने वाला कानून बता के सीए को लेकर देश भर में आगजनी का माहौल इन्होंने पैदा कर दिया। संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण छीन लिया जाएगा, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। 2024 का पूरा चुनाव इन्होंने इस पे लड़ लिया, जिसमें उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जो कि राजनीतिक तौर से काफी जागरूक राज्य है, वहां पे हम लोग को नुकसान झेलना पड़ा। क्यों? क्योंकि इन्होंने वो फॉल्स नैरेटिव सेट कर दिया। एसआईआर को लेकर, मतलब आप शिकायत भी आप कीजिएगा और शिकायत को के समाधान की जो प्रक्रिया होगी उस पे भी आपको इश्यू होगा। आप खुद ही बोलते हैं कि भैया ये वोटर लिस्ट में धांधली हो रही है, धांधली को कैसे उसको रेक्टिफाई किया जाएगा? वो रिवीजन के थ्रू ही होगा। अब जब रिवीजन की प्रक्रिया इंप्लीमेंट की जा रही है तो उसमें भी आपको दिक्कत है। तो विपक्ष ना बहुत माहिर हो गया है इन नैरेटिव्स को सेट करने में। उसी में एक नैरेटिव है मुख्यमंत्री जी की स्वास्थ्य को लेकर। अब क्योंकि कुछ और बचा नहीं है इनके पास कहने के लिए, सार्वजनिक तौर पर कल भी पूर्णिया वाले मंच पर मुख्यमंत्री जी थे, उनका भाषण था, सब था, और ये दिख रहा है कि भैया बहुत सहजता से वो अपने कार्य को जैसे कर रहे थे वो आज भी कर रहे हैं। ना तब कभी उन्होंने प्रश्नों का जवाब दिया था, ना आज कभी उनके ऊपर उठ रही उंगलियों का वो जवाब दे रहे हैं। बट इसको उनकी कमजोरी समझकर बार बार उन पे ये व्यक्तिगत प्रहार करना, मुझे नहीं लगता कि बिहार की जनता को भी ये बात अच्छी लगेगी। आप व्यक्तिगत आप अगर किसी पे प्रहार करते हैं, प्रधानमंत्री जी की मां को लेकर गाली देना, मुख्यमंत्री जी के स्वास्थ्य को लेकर बातें करना, आप एजेंडा पे बात कीजिए ना, आप अपने नीतियों पे बात कीजिए, सरकार को नीतियों पे घेरने का काम कीजिए। एसआईआर आपने उठाया, ठीक है भैया, बढ़िया बात है, आपको लगता है उसका पॉलिटिकल लाभ मिलेगा, आप उसको आप उठाइए, उसका हम लोग जवाब भी देंगे। बट ये व्यक्तिगत तौर पे टीका टिप्पणी करना, मैं इसका कतई पक्षधर नहीं। तो आप मानते हैं मुख्यमंत्री फिट हैं और 2025 में नीतीश कुमार जब हैं तो कोई वैकेंसी है ही नहीं? बिल्कुल वैकेंसी नहीं है। और बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम हैं, और जिस तरीके की तैयारी चल रही है एलजीपीआर की, तीसरे डिप्टी सीएम की चर्चा भी शुरू हो गई है। और कहा जा रहा है कि भाई अब तो नाम लिया जा रहा है कि अरुण भारती सिकंदरा से चुनाव लड़ेंगे। जमुई के भी सांसद हैं। अब चिराग पासवान तो उप मुख्यमंत्री बनने को नहीं आएंगे। तो क्या मन में है कि किसी को डिप्टी सीएम बनाना है? और यही हम पूछना चाह रहे थे कि आपने कहा था एक सांसद वाली पार्टी, जिन लोगों ने आपकी पार्टी को तोड़ा था, जिन लोगों ने आपके घर को तोड़ा था, उन्हें चिराग पासवान ने माफ कर दिया? मैं कोई नहीं होता किसी को माफ करने वाला, नहीं करने वाला। मैं हृदय में किसी के बारे में मैं कोई परमानेंट धारणा बांध के मैं चलता नहीं हूँ। मैं मानता हूँ परिस्थितियां आपसे बहुत कुछ करवाती हैं। कल जिन लोगों ने मुझे परिस्थिति वश मेरे नेतृत्व को या मुझ में वो क्षमता नहीं देखी, मैं तब भी उनको गलत नहीं मानता, क्योंकि तब तक तो मैंने खुद ही अपने आप को इतना एक्सप्लोर नहीं किया था जितना मैंने उन परिस्थितियों के बाद मैंने किया। तो ऐसे में मैं कोई नहीं होता किसी को माफ़ करने वाला, नहीं करने वाला। बट हाँ, मैं इतना मैं ज़रूर मानता हूँ कि अपनी पार्टी को मजबूती देने की दिशा में मेरे जहन में रोड मैप्स हैं। बिहार को विकसित राज्य बनाने की सोच को लेकर मेरे जहन में एक क्लियर रोड मैप है। अब उस रोड मैप में किसकी कहाँ क्या भूमिका रहेगी, कौन लोकसभा छोड़ के कौन विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, मैं लड़ूंगा, अरुण जी लड़ेंगे, पार्टी का कोई और सदस्य लड़ेगा, या हम में से कोई नहीं लड़ेगा,
मैं जिस एमवाई समीकरण को लेकर आगे बढ़ रहा हूँ वही एमवाई समीकरण चुनाव लड़ेगा जिसमें महिला और युवा हैं, जी जो हम लोगों ने लोकसभा में जिस बिल्कुल। समीकरण पे हमने चुनाव लड़ा यही रहेगा। ये मुझे लगता है ये तमाम बातें भविष्य के घर में है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, सबसे पहले तो ये क्लैरिटी ऑन द नंबर ऑफ सीट्स और कौन कौन सी सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, ये क्लैरिटी सबसे पहले आनी जरूरी है। और उसके बाद ये सारे सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस हैं कि मैं लड़ूंगा, कहाँ से लड़ूंगा, अरुण जी लड़ेंगे, कहाँ से लड़ेंगे, कौन डिप्टी सीएम बनेगा, नहीं बनेगा, कोई तो बनेगा। मुझे लगता है इन ड्यू कोर्स ये तमाम बातें सेटल डाउन हो जाएंगी। तमाम बातें सेटल डाउन। देखिए एनडीए तो है ही, इंडिया है ही, एक और पार्टी है जनसुराज, और प्रशांत किशोर बहुत ही तारीफ करते हैं आपकी, और इतनी तारीफ करते हैं कि पूछिए मत। कहते हैं कि विजन है, कुछ करने का जुनून है, और बिहार को लेकर एक रोड मैप है। तो अब चर्चाएं चलती रहती है कि चिराग यदि कहीं नाराज हुए, चिराग यदि कभी बाहर हो गए, तो क्या चिराग प्रशांत किशोर को इतना पसंद करते हैं? यह जो मैत्रीपूर्ण संबंध है वह व्यक्तिगत मैत्रीपूर्ण संबंध है कि आगे चलकर पॉलिटिकल पार्टनर्स भी हो सकते हैं? इन एंटीसिपेशंस मेरी इतनी ऑल्टरनेटिव थ्योरीज फ्लोट करती हैं जी, जो शायद मुझे ही नहीं पता होती हैं। हाँ। और सिर्फ एंटीसिपेशन में, अगर ऐसा नहीं हुआ तो चिराग ऐसा कर लेगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो चिराग ये कर लेगा, अगर, और मेरा खैर खुद का इतिहास भी ऐसा रहा है तो मैं किसी दूसरे को दोष दे नहीं सकता हूँ। 2020 में किसी ने सोचा नहीं था कि मैं अकेले चुनाव लड़ लूंगा, तब तक सबको लगता था कि मैं प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, और पापा के जाने का तो किसी ने नहीं सोचा था कि मैं लड़ लूंगा, बट क्योंकि मैंने उस वक्त लड़ लिया तो मेरा एक इतिहास ऐसा रहा है कि अगर ये कुछ ऐसा कह रहा है या सोच रहा है तो ये कर भी लेगा। बिल्कुल, ये विश्वास करना लोगों के लिए ज्यादा कठिन होता नहीं है। बट मैं इतना मैं जरूर बताता हूँ, आज की तारीख में गठबंधन के भीतर 1% मुझे कोई कारण नहीं है कि मैं किसी भी ऑल्टरनेटिव थ्योरी के ऊपर मैं कार्य करूं। मेरे संबंध लाइक माय फादर कईयों के साथ और विपक्ष में भी कईयों के साथ बहुत अच्छे हैं। जिनके सामने हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लालू जी के परिवार के साथ ही मेरे इतने खूबसूरत संबंध हैं। मैंने दोनों को अपना छोटा भाई माना। मीसा दी आज भी मेरे लिए मेरी बड़ी बहन की तरह है। राबड़ी जी मेरी माँ है। ये संबंध मेरे उस परिवार से भी हैं, और वही रिश्ता मेरा प्रशांत जी के साथ भी है। आज से नहीं, बहुत लंबे समय से हम दोनों की पहचान है, और उस नाते जो मित्रता की बात आती है उस नाते आती है। बट इसके कोई राजनीतिक मायने निकलेंगे, जैसा मैंने कहा कि कोई कारण ही नहीं है गठबंधन के से हटकर मैं किसी और थ्योरी के ऊपर काम करूं। चिराग जी, आपने कहा प्रशांत से आपकी मित्रता है, और प्रशांत भी कहते हैं मित्रता है, लेकिन इसके साथ ही प्रशांत किशोर एक बड़ा आरोप मर देते हैं। आपका नाम नहीं लेते हैं, वह निशाना बनाते हैं अशोक चौधरी को, और जब अशोक चौधरी को निशाना बनाते हैं तो वह कहते हैं कि उन्होंने अपनी बिटिया शांभवी चौधरी के लिए टिकट खरीदा। तो टिकट खरीदा यदि शांभवी चौधरी के लिए अशोक चौधरी ने, तो टिकट बेचा किसने? टिकट बेचा चिराग पासवान ने। तो अब पब्लिक में यह सवाल उठने लगता है कि यह टिकट बिका कितने में था? 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़? इसलिए मैंने पहले पूछ लिया मुझे ये नहीं पता कि उन दोनों के बीच में क्या टकरारे हैं नहीं है। इन बातों को एम्पलीफाई किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है। मैं ये इतना मानता हूं कि चुनाव के वक्त इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगते रहते। जनता से इन बातों का कोई मायने नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है। रादर आज की तारीख में जब मैं एक विकसित बिहार बनाने के लक्ष्य के साथ मैं निकला हूँ, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ मैं निकला हूँ, मैं कतई अपने आप को इन बातों में उलझाकर अपने उस बड़े लक्ष्य को मैं छोटा नहीं करना चाहूँगा। अगर ये किसी दो लोगों के बीच का विवाद है, आपस में उन लोगों ने कानूनी कार्रवाई भी शायद एक दूसरे के प्रति कर रखी है, तो लेट द कोर्ट डिसाइड। जाने चिराग पासवान, माफ कीजिएगा, जाने प्रशांत किशोर और जाने अशोक चौधरी। एब्सोल्युटली। अच्छा चलिए, देखिए आप समय समय पर सब कुछ एनडीए में रहकर बिहार सरकार की आलोचना भी कर देते हैं। पिछले दिनों लॉ एंड ऑर्डर पर आपने आईना दिखाया था, और इसके बाद जेडीयू वाले भी असहज हो गए थे, बीजेपी वाले भी कह रहे थे कि चिराग पासवान को थोड़ा कम बोलना चाहिए। क्यों आप ऐसा कर देते हैं जिसके कारण नीतीश कुमार सरकार की परेशानी? कतई किसी को असहज करने की मेरी सोच नहीं है जी। बट मैं वहीं से इसका लिंक ड्रॉ करूंगा 2020 वाले में जी, जहां पे उस वक्त मुझे गठबंधन में जब कॉर्नर किया जा रहा था तो मेरे पास कोई ऑल्टरनेटिव बचता नहीं था आप सबका साथ लेने के अलावा। ऐसे में बिहार में भी इस बात को मैंने बहुत स्पष्ट तरीके से मैंने कहा कि मैं बिहार सरकार का मैं हिस्सा नहीं हूँ, मेरी पार्टी नहीं, और हम लोग हो भी नहीं सकते क्योंकि विधायक ही नहीं है कोई, तो क्या हम लोग हिस्सा बनेंगे। जो एक था वो भी तोड़, हाँ, जो एक थे वो भी उसी दल में ही चले गए हैं।
तो ऐसे में 2000 ऐसे में केंद्र सरकार का मैं ज़रूर हिस्सा हूँ। वहाँ पे नीति निर्माण के द्वारा मेरी बातों को अहमियत दी जाती है, पूछा जाता है, रखा जाता है। बट मैं इतना भी मानता हूँ कि एक ऑनेस्ट सहयोगी होने के नाते, और क्योंकि मैं जनता के बीच निरंतरता में रहता हूँ, सभाओं के माध्यम से, कार्यक्रमों के माध्यम से, तो जहाँ जनता के प्यार को भी मैं समझता हूँ, तो वहीं उनके असंतोष को भी मैं समझता हूँ। अगर कोई ऐसा सामने आता है, उस वक्त जिस तरीके से अपराध बढ़ा था, मुझे लगता था कि मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं सरकार के संज्ञान में उस विषय को मैं मजबूती से दूं जो मैंने देने का काम किया। आज कहीं ना कहीं पुनः परिस्थितियां थोड़ी नियंत्रित हुई हैं, और ये विश्वास भी मेरा मुख्यमंत्री जी से ही है। अगर मैं प्रशासन पे सवाल भी खड़े करता हूं तो ये मेरा विश्वास भी मुख्यमंत्री जी से पे ही है, क्योंकि इन्हीं को बिहार की जनता ने सुशासन बाबू का नाम भी दिया। जंगल राज से निकालने वाले भी यही मुख्यमंत्री हैं, ये अनुभव भी इन्हीं के पास है। तो गाहे बगाहे जब मैं बातें बोल देता हूँ, उसको एम्पलीफाई इस तरीके से किया जाता है कि मैं अपनी सरकार पे सवाल उठा रहा हूँ, जबकि एक सहयोगी होने के नाते मैं अपनी चिंताओं को उनके समक्ष रख रहा हूँ। बट हाँ, इस बात से अगर कोई असहज होता है, मेरी कतई मंशा किसी को या गठबंधन को असहज करने की नहीं है। रामविलास पासवान कभी सिद्धांतों से समझौता उन्होंने नहीं किया, और सिद्धांतों से समझौता करने की बारी आई तो उन्होंने केंद्र का मंत्री पद छोड़ दिया। बिल्कुल। चिराग पासवान कभी इसके लिए भी तैयार हो सकते हैं पिता के रास्ते पर चलते हुए? एब्सोल्युटली। मैंने तो अपने शुरुआत में ही 2020 में जैसे ही मुझे लगा कि मेरे सिद्धांतों से कहीं समझौता हो रहा है, या गठबंधन में मुझे वो स्पेस नहीं दी जा रही, या बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट जो मेरी सोच है उसको वो अहमियत नहीं दी जा रही, तो मैंने 2020 में, और वो भी एक ऐसी परिस्थिति में जब इधर मेरे पिता का निधन हुआ है, उधर पहले चरण का नामांकन चल रहा था, उस वक्त मैंने ये मजबूत फैसला लिया और अकेले होकर मैंने चुनाव लड़ा। परिणाम जो भी रहे हो, बट कम से कम इतनी हिम्मत बिल्कुल तो चिराग पासवान में है ना। आज जितने बड़े बड़े दल हैं विपक्ष में कौन है भैया? हमारे देश की सबसे पुरानी पार्टी है। विपक्ष में कौन है? तो बिहार की सबसे पुरानी पार्टी, जो कि 15 साल तक लगातार सत्ता में रही। ऐसी पार्टियों में हिम्मत नहीं है अकेले चुनाव लड़ने की। तो कम से कम चिराग पासवान में ये हिम्मत उस वक्त तो थी जब मैं इमोशनली उस वक्त इतना वीक मूवमेंट से मैं गुजर रहा था। तो जब मैं उस वक्त ये फैसला ले सकता हूँ, तो भविष्य में भी कोई भी फैसला लेने की आप मंत्री वाले बंगले में अब तक नहीं गए हैं चिराग जी? इसे लेकर भी बड़ा सवाल होता रहता है कि आखिर क्यों सांसद वाले बंगले में बने हुए हैं। चलिए, अंतिम 5 मिनट में मैं कुछ रैपिड फायर का सवाल ले लेता हूँ। अरे तो चिराग जी, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की वर्तमान स्थिति को एक शब्द में बताएं। बेहतर, पहले से बेहतर। जब से आपने निंदा की उसके बाद बेहतर हो गया? बहुत बेहतर। नहीं, निंदा के बाद तो खैर बेहतर हुआ ही है, बट अगर आप 90 के दशक से देखिएगा, और हम लोग उन पीढ़ी में से हैं जिसको 90 का दशक वो याद है। शायद पिछले 20 साल में जो बच्चे पैदा हुए हैं 2005 के बाद, उनको नहीं पता चला होगा, और आज जब वो रील्स पे देखते हैं कि दिल्ली बंबई इतना चमचमा रहा है तो बिहार क्यों नहीं। इसीलिए हम लोग याद भी कराते हैं कि भैया इस दौर से हम लोग बिहार को निकाल कर लेकर आए। गलती से भी उनके हाथ में मत दे देना, नहीं तो बिहार फिर 50 साल पीछे चला जैसा कल नरेंद्र मोदी ने कहा, हत्या, बलात्कार और फिरौती वाली सरकार को नहीं आने देना है। नीतीश कुमार के नेतृत्व पर भरोसा है या नहीं? 100% है, 100%। 100% भरोसा। ये तो मुझे तब भी था जब मैं नहीं था। मैंने हमेशा 2005-2010 का जो उनका कार्यकाल रहा, मैंने हमेशा उसकी सराहना की। तेजस्वी यादव दोस्त या प्रतिद्वंदी? राजनीतिक अब रण क्षेत्र में जा रहे हैं, तो अभी दोस्ती वोस्ती सब एक तरफ, पारिवारिक रिश्ते एक तरफ। फिलहाल तो प्रतिद्वंदी। फिलहाल प्रतिद्वंदी। भविष्य में कुछ भी हो सकता है। देखिए, वो रिश्ता उस परिवार के साथ तो है ही, परिवार के साथ है। अब उसके राजनीतिक मायने ही मैं निकालूं, वो जरूरी नहीं है। प्रशांत किशोर की जनसुराज खतरा या अवसर? मुझे नहीं पता। उनके लिए अवसर है अगर वो अपने आप को प्रूव कर पाए। आपके लिए खतरा? मुझे नहीं लगता। एनडीए के लिए कोई खतरा नहीं। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय में आपका सबसे बड़ा लक्ष्य बिहार के लिए? बिहार एक ऐसा राज्य है, और अच्छा हुआ आपने ये प्रश्न मुझसे पूछा, क्योंकि ये मैं चाहता हूं कि मेरे कार्य भी जनता तक जाएं। मैं ये मानता हूँ, मैंने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में भी मैंने प्रसंस्करण को मैंने बहुत महत्व दिया था, जब मुझे ये विभाग की जिम्मेदारी भी नहीं मिली थी। और मैं मैनिफेस्टेशन में विश्वास रखता हूँ। मुझे लगता है मैंने इतना उस वक्त मैनिफेस्ट कर लिया था कि मुझे इवेंचुअली प्रधानमंत्री जी ने फूड प्रोसेसिंग की ही जिम्मेदारी दी। कृषि प्रधान प्रदेश है मेरा। मैं मानता हूँ कि प्रसंस्करण की अनंत संभावनाएं, और पिछले 1 साल में मैंने रिवर्स बायस सेलर मीट के द्वारा या निवेशक समिट के द्वारा, इन्वेस्टर समिट के द्वारा, मैं जितने भी करोड़ों का मैं निवेश में बिहार में लेकर आया हूँ, लगभग 2,500 करोड़ का निवेश तो हम लोग एक ही बार लेकर आए थे। और रिवर्स बायस सेलर मीट के माध्यम से भी कई MOUs साइन हुए हैं छोटे निवेशकों और वैश्विक बाजारों के बीच में।
और मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में अनंत संभावनाएं हैं प्रसंस्करण को लेकर, ना सिर्फ बिहार में, देश भर में, बट बिहार क्योंकि कृषि प्रधान प्रदेश है और इसीलिए मुझे खुशी है कि पहले ही साल में मैं निफ्टम, जो कि हमारे मंत्रालय की सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट जिसके माध्यम से हम लोग प्रसंस्करण को बढ़ावा देते हैं, अभी तक देश भर में मात्र 2 निफ्टम थे, एक कुंडली हरियाणा में, दूसरा तांजावुर तमिलनाडु में है, तीसरा निफ्टम बिहार में खुलने जा रहा है। तीसरा निफ्टम बिहार में खुलने जा रहा है। इस बार माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट में इस बात की घोषणा की। हम लोग जमीन की हम लोग तलाश कर रहे हैं और मैं मानता हूं कि वो एक INI मान्यता प्राप्त है, राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त वो इंस्टीट्यूट है और मुझे लगता है कि वो जब बिहार में खुलेगा तो बिहार को एक नई पहचान उससे मिलेगी। बिहार को नई पहचान। बिहार में अगला डिप्टी CM आपका होगा पक्का या कंफ्यूजन? जी, ये गठबंधन के भीतर करने वाली बातें हैं। 2025 में चिराग पासवान का सबसे बड़ा दाव इन द सेंस, मतलब गठबंधन में रहते हुए लक्ष्य दांव क्या आप लगाने जा रहे हैं? लक्ष्य है कि हम लोग 225 सीटें हम लोग जीतें। राजनीति में रामविलास पासवान से सबसे बड़ी सबक आपने क्या सीखी? मैंने जो कुछ सीखा है उन्हीं से ही सीखा है। मेरे शरीर का रोम रोम सिर्फ उनकी वजह से ही है, उन्हीं की वजह से आज मेरा अस्तित्व है, जो कुछ भी हूँ जी उन्हीं का अंश हूँ मैं, उन्हीं के अंश है। चिराग पासवान की सबसे पसंदीदा फिल्म कौन सी है? पसंदीदा कई सारी फिल्में मैं काफी देखता हूँ, मैं फिल्में भी देखता हूँ, तो सीरीज भी मैं देखता हूँ। हाँ। मैंने खुद की नहीं, मेरी पसंदीदा है, वो किसी को पसंद नहीं आई थी, बट काफी है, वीर ज़ारा है, मोहब्बतें हैं, कई ऐसी फिल्में हैं जो मैं देखता हूँ। बचपन में आपका सपना क्या था चिराग जी? बचपन में मैं एक्चुअली जब से मैंने होश संभाला उस वक्त पापा VP सिंह जी की सरकार में श्रम एवं कल्याण मंत्री थे, तो बचपन में, और वही उम्र थी जब बच्चे बोलने लगते हैं, 8-9 साल का मैं हो गया था, तो कोई पूछता था तो मैं यही बोलता था कि मैं एक दिन श्रम एवं कल्याण मंत्री बनूंगा। बड़े होते होते मेरा दिमाग खराब हुआ और मैं मुंबई की तरफ चला गया, मुझे भी नहीं पता चला, बट आज मैं जहाँ पे हूँ मुझे लगता है ये मेरी चाहत हमेशा से रही थी। आपकी चाहत। किस नेता की राजनीतिक शैली आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करती है? मेरे पिता के अलावा, क्योंकि वो बहुत ही क्लीशेड आंसर होगा, बट पापा के अलावा मुझे लगता है मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राजनीति से हटकर आपका सबसे पसंदीदा शौक क्या है? राजनीति से हटकर जैसे मैंने कहा कि मैं इन टच रहता हूँ कि क्या चल रहा है अराउंड द वर्ल्ड ऑल्सो। सो मैं वेब सीरीज देखता हूँ, OTT प्लेटफॉर्म्स को काफ़ी एक्सप्लोर करता हूँ, जब समय मिलता है मैं सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव मैं रहता हूँ, रील स्क्रॉल करता हूँ, काफ़ी देखता हूँ। क्या बिहार की राजनीति में फ्रेंडशिप असली होती है या सब दिखावा होता है? मैं मानना चाहूंगा कि असली होती है। असली होती है। तेजस्वी यादव के लिए एक शब्द? मेरा छोटा भाई। प्रशांत किशोर के लिए एक शब्द? मित्र। सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा पसंदीदा प्लेटफॉर्म कौन सा है आपका? सारी प्लेटफॉर्म्स में एक्सप्लोर करता हूँ। पहली सेल्फी आपने किसके साथ ली थी? अरे प्रभु, अब ये सब अब नहीं याद मुझे, इतना नहीं याद मुझे। बुक्स या मूवी? क्विक चॉइस। बुक्स पढ़ने का शौक है मुझे, बट क्योंकि समय कम मिलता है जी, तो मूवीज से काम चला लेता हूँ, बट बुक्स पढ़ने का शौक है। बिहारी शब्द सुनकर पहला रिएक्शन जो बाहर आप होते हैं? घमंड आता है, और ये घमंड स्वाभिमान जी, और ये स्वाभिमान में हर बिहारी की आंख में देखना चाहता हूँ। चलिए अंतिम सवाल, शादी कब करेंगे? अरे प्रभु, इसका जवाब बहुत कठिन है, बहुत कठिन। तो चलिए, ये चिराग जी थे, आज बहुत दिनों के बाद हम लोग मिले हैं और फिर लंबी बातें हुई। अब तो चुनाव है, अब तो बिहार में मुलाकातें होती रहेंगी, कभी कभी हम लोग में कट्टिस भी हो जाती है और बाद में दोस्ती भी हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद चिराग जी। थैंक यू।